ये कहानी है राम प्रताप और उसके 4 बेटों की, जहां एक बूढ़ा किसान जिसने अपनी सारी जिंदगी खेतों में पसीना बहाकर अपने बेटों के लिए एक खुशहाल भविष्य संजोया। लेकिन जब वक्त आया जिम्मेदारी उठाने का, तो सामने आई लालच, मोह, संघर्ष और एक ऐसी सच्चाई जिसने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। पिता राम प्रताप चारपाई पर बैठा है, बेटे चारों ओर खड़े हैं। उसके चेहरे पर थकावट और चिंता दोनों झलकती है। देखो बेटा, मैं अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं। आज ये बीमारी, कल कोई और। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम चारों भाइयों के बीच जमीन को लेकर कोई झगड़ा हो। इसलिए मैं अपने जीते जी सब कुछ साफ कर देना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, आप जो कहें हम करने को तैयार हैं। बस बताइए हमें क्या करना है। राजू बीच में बोल पड़ता है और अरे विजय भैया, क्या करने की बात है? जब जमीन हमारी है ही तो पिताजी बस बराबर बराबर बांट दे। इतनी माथापच्ची की क्या जरूरत? राम प्रताप गंभीर होकर, नहीं राजू, बात इतनी आसान नहीं है। ये जमीन सिर्फ जमीन नहीं, मेरी जिंदगी की कमाई है। मैं इसे यूं ही बांट नहीं सकता। मैं देखना चाहता हूं कि तुम चारों में से कौन इसके लायक है। तो बताइए पिताजी, हमें क्या करना होगा? मैं तुम चारों को एक एक खेत दूंगा। अगले 3 महीने तक तुम सब खेती करोगे। जो सबसे अच्छी फसल उगाएगा वही खेत का असली हकदार होगा। सभी भाई थोड़े हैरान, थोड़े चुप। तभी सुरेश बोलता है, पर पिताजी, हम सबकी स्थिति अलग है। कोई गांव में रहा, कोई शहर में। एक जैसे संसाधन भी नहीं है। कैसे बराबरी की खेती करेंगे? ये तुम्हारी परीक्षा है, मेहनत की, एकता की और ईमानदारी की। मैं नहीं जानता कौन कहां से आया, कौन क्या जानता है, पर जो सच्चे मन से मेहनत करेगा, खेत उसका होगा। यही मेरा फैसला है। चारों भाई एक दूसरे को देख रहे हैं, फिर सभी एक एक करके चले जाते हैं। सुबह की हल्की रोशनी, पक्षियों की चहचहाहट और गांव के खेतों में हलचल। चारों भाई अपने अपने खेतों की ओर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। विजय एक पुराना हल ठीक कर रहा है, वहीं उसकी पत्नी सावित्री पानी का लोटा लेकर आती है। सावित्री, अब वक्त आ गया है सच्ची मेहनत का। पिताजी ने जो शर्त रखी है, उसके मुताबिक जिस भाई की फसल सबसे अच्छी होगी वही खेत का मालिक कहलाएगा। मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, पर अगर ये खेत मिल गया तो इसी में हमारी जिंदगी संवर जाएगी। सावित्री हौसला देती हुई, तुम सही सोच रहे हो विजय। अभी तो हमारा परिवार छोटा है, पर कल को बच्चे होंगे, जरूरतें होंगी। यही जमीन हमारे भविष्य की नींव बनेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। बुआई हो या सिंचाई, मैं हर काम में हाथ बटाऊंगी। बस यही साथ चाहिए, फिर खेत क्या, जिंदगी भी संवर जाएगी। सुरेश खाट पर बैठा है, बीजों का थैला खोल रहा है। वहीं उसकी पत्नी कमला सब्जी काटते हुए सुन रही है। कमला, पिताजी ने तो साफ कह दिया, जो सबसे अच्छी फसल उगाएगा वही खेत ले जाएगा। इस बार मैं पीछे नहीं रहूंगा। तो फिर सीधे छोटे खेत में क्यों जाओ? सबसे बड़ा वाला खेत लो, जिससे उपज ज्यादा हो और जीत पक्की हो जाए। और हाँ, ज्यादा मेहनत मत करना, दिमाग लगाओ, वो ज्यादा काम आता है। समझ गया बीवी रानी, अब देखना कैसे सबसे आगे निकलता हूं। धीरज खिड़की से बाहर खेतों को देख रहा है। वहीं उसकी पत्नी पार्वती पूजा की थाली बना रही है।
पार्वती, कुछ तो करना ही होगा, वरना सब कुछ हाथ से चला जाएगा। शहर में पढ़ाई की, मगर यहां खेती करनी है। समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। शायरी की तरह सोचने से कुछ नहीं होगा, हाथ भी हिलाने पड़ेंगे। तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ खेत पर चलूं, बीज छांट दूंगी, नमी देख दूंगी। सच कहूं, तुम्हारा साथ मिला तो कुछ मुमकिन लगने लगा है। चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। राजू आंगन में बैठा है। उसकी पत्नी शिल्पा एक गद्दी पर बैठी है, चूड़ी पहनते हुए। खेती की शर्त रख दी पिताजी ने। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, पर मेहनत से नहीं, दिमाग से जीतूंगा। तो फिर दूसरे भाई जैसे पसीना मत बहाना। किसी उधारी वाले से दवा और बीज ले लो जो सबसे तेज असर करे। हम शहर से आए हैं, हमें चालाकी से जीतना आता है। सही कहा, मुझे खेती नहीं करनी, बस जीतनी है। बाकी सब तो मूर्ख हैं। राम प्रताप गांव के चबूतरे पर चारों बेटों को खेत की चाबियां देता है। सब अपने परिवार के साथ खड़े हैं। अब तुम सबको तुम्हारे हिस्से के खेत दे रहा हूं। 3 महीने की मोहलत है। जो सबसे मेहनती, सबसे ईमानदार और सबसे उपजाऊ फसल लाएगा, वही खेत का मालिक होगा। और याद रखना, मैं सब पर नजर रखूंगा। यह कहकर राम प्रताप वहां से चला जाता है। चारों भाई अपने अपने खेतों की ओर बढ़ जाते हैं, कुछ उम्मीदों के साथ, कुछ चालों के साथ, और कहानी की असली शुरुआत होती है। चारों भाई अलग अलग तरीके से खेती शुरू करते हैं। विजय और सावित्री दिन रात मेहनत करते हैं। सुरेश शॉर्टकट अपनाता है, धीरज संघर्ष करता है, और राजू चालाकी से दूसरों की नकल करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 3 महीने की मेहनत के बाद अब वक्त है जब पिता राम प्रसाद ये तय करेंगे कि किस बेटे ने सबसे अच्छी खेती की। राम प्रताप विजय के खेत में जाकर खेत की मिट्टी उठाकर सूंघते हैं, बालियों को छूते हैं। वाह बेटा विजय, ये फसल तो जैसे सोना उग आया हो। जमीन में नमी भी बनी है और गेहूं की बालियां भारी और भरपूर हैं। मेहनत साफ झलक रही है। राम प्रताप सुरेश के खेत में जाकर खेत को देखकर मुस्कुराते हैं। सुरेश, तुम्हारी मेहनत भी साफ दिखती है। थोड़ी कमी रह गई, पर फसल अच्छी है। निराई गुड़ाई भी सही समय पर हुई लगती है। तुम्हारी लगन काबिले तारीफ है। राम प्रताप धीरज के खेत में झुलसी हुई फसल देख। धीरज बेटा, शुरुआत तो ठीक की थी, पर शायद तुमने जल्दबाजी में रासायनिक दवाएं ज्यादा डाल दी। देखो फसल कैसी मुरझा गई है। खेत को समझना भी एक विद्या है। राम प्रताप राजू के खेत में सूखी बाली और मिट्टी देखकर, राजू, सिर्फ शॉर्टकट अपनाने से खेत नहीं पलते। फर्टिलाइजर से फसल तेज जरूर उगती है, पर जड़ें खोखली रह जाती हैं, जैसे बिना मेहनत के सपने। चारों बेटे, उनकी पत्नियां और गांव के बुजुर्ग चौपाल पर खड़े हैं। सभी की नजरें राम प्रताप पर हैं। मैंने तुम सबको बराबरी से खेत दिए। ये नहीं देखा कौन बड़ा कौन छोटा। अब जब मैंने सब खेत देखे तो मेरा निर्णय साफ है। सबकी सांसें थमी हुई हैं। विजय ने जिस लगन, धैर्य और सच्ची मेहनत से खेत संवारा है, वही इस खेत का असली वारिस बनता है। सुरेश ने भी अच्छी खेती की है। मेहनत दिखी, सोच समझदारी वाली थी, इसलिए दूसरा खेत उसका होगा। धीरज और राजू, तुमने फसल को समझे बिना शहर की तकनीक और लालच से काम लिया।
जिससे न तो खेत संवरा और न ही फसल टिक पाई। मुझे दुख है बेटा, पर जमीन दिल से चलती है, दिमाग से नहीं। विजय और सुरेश की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। उनके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी, जैसे वर्षों की तपस्या आज रंग लाई हो। दूसरी ओर राजू और धीरज, जो अब भी अपनी चालाकी और लालच में उलझे हुए थे, लेकिन अब वो चालें खुद उन्हें काट रही थीं। मैंने कहा था ना विजय, सच्ची मेहनत कभी खाली नहीं जाती। अब ये जमीन हमारी है, हमारा भविष्य भी। हाँ सावित्री, खेत तो मिला, पर दिल तब खुश होगा जब भाई भी साथ आए। जीत अकेले की नहीं होनी चाहिए, परिवार की होनी चाहिए। देखा, मैं ना कहती थी, सबसे बड़ा खेत लो, सबसे अच्छा उगाओ। अब बताओ, हमें भी खेत मिल गया। हाँ, पर मैं सबसे ज्यादा विजय की मेहनत देखकर खुश हूं। जलन तो थी, पर अब लगता है वो भाई नहीं, मिसाल है। कोशिश तो की थी हमने, पर शायद समझ कम पड़ी। अब समझ आया पार्वती, खेत सिर्फ उगाने का नहीं, जीने का तरीका है। अगली बार हम भी जमीन से सीखेंगे, गूगल से नहीं। इतनी महंगी दवा और बीज मंगवाए, फिर भी खाली हाथ। सब पिताजी की साजिश है। सब सेटिंग है। विजय और सुरेश ने पहले ही मन बना लिया होगा पिताजी से। मेहनत वहनत सब दिखावा है, हमें भी कुछ करना होगा। अभी तो खेत गया, अगली बार देखेंगे, सब बराबर करेंगे। इस तरह एक परिवार में बंटवारा जमीन का नहीं, सोच का हुआ। किसी ने उसे मेहनत से पाया तो किसी ने जलन से खोया। पंछियों की चहचहाहट हो रही है, धूप धीरे धीरे आंगन में फैल रही है। राम प्रसाद चारपाई पर बैठे हुए हैं, उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही है। पास में उनकी पत्नी चुपचाप बैठी है, आंखों में चिंता के भाव हैं। चारों बेटे शंकर, सुरेश, विजय और राजू सामने खड़े हैं। राम प्रताप कागज देखते हुए सभी से शांत स्वर में, अब की बार मैंने घर के हिस्से सोच समझकर बांटे हैं। विजय को आगे वाला कमरा मिलेगा जो सबसे पक्का है। सुरेश को बाईं तरफ का हिस्सा जिसमें छत पक्की है मगर थोड़ी मरम्मत चाहिए। धीरज को ऊपर का हिस्सा जहां कमरे तो हैं पर दीवारें पुरानी हैं। और राजू को पिछला हिस्सा जो थोड़ा कच्चा है पर अगर मेहनत की जाए तो संवारा जा सकता है। राजू गुस्से से खड़ा होता है। वाह पिताजी, क्या इंसाफ है। जिस बेटे ने आपके लिए सबसे कम किया उसे सबसे अच्छा हिस्सा, और हमें मिल रहा है टूटा फूटा कमरा और उखड़ी दीवारें। शिल्पा राजू की बात को और भड़काती है। मुझे तो लगता है ये सब पहले से तय था। खेत भी विजय को, अब घर भी वही ले जाए। क्या हम बाकी सब सिर्फ सामान हैं इस घर में? धीरज तेज स्वर में, राजू सही कह रहा है। जिस दिन खेत बांटे गए थे उसी दिन हम समझ गए थे कि हम यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए हैं। पहले खेत का बड़ा हिस्सा, अब घर का सबसे अच्छा कमरा भी। क्यों? क्या हम आपके बेटे नहीं हैं पिताजी? उधर का कमरा बारिश में टपकता है और हमें वही मिल रहा है। क्या पढ़े लिखे होने की यही सजा है? सुरेश दबी चुभन के साथ, मैंने तो ज्यादा बोला नहीं, पर जब भी कोई हिस्सा बांटा गया विजय ही आगे क्यों? क्या छोटे भाइयों की किस्मत ही हमेशा कमतर रहेगी? एक कमरे का फर्श भी टेढ़ा है और रसोई का नल भी टूटा हुआ। क्या हम यहीं रहेंगे जबकि विजय भाभी आराम से सीधा आंगन देखेंगे? विजय सब भाइयों के ताने सुनते सुनते आखिरकार अपने जज्बातों के साथ बोल पड़ता है। भाइयों, अगर मेरे हिस्से में कुछ बेहतर है
तो मैं उसे साझा करने को तैयार हूं, पर इस तरह ताना मारना ठीक नहीं। जो तुम्हारे हिस्से में आया है उसमें मेहनत करो, जैसे मैंने किया। खेत मिला तो भी रात रात भर जागा, घर मिला तो भी पसीना बहाऊंगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो भैया, ये त्याग का ढोंग अब मत करो। सबको पता है पिताजी तुम्हें ही ज्यादा मानते हैं। ये बंटवारा नहीं, भेदभाव है। अब या तो बराबरी से बंटवारा होगा या हम अलग होंगे, अपने हिस्से की दीवार खींच लेंगे। और सुन लो, अब हम भी कागजी बंटवारा करवाएंगे। न रसोई साझा होगी, न आंगन। हर चीज 2 भाग में, जैसा तुम्हें पसंद है। राम प्रताप गहरी सांस लेते हुए गमगीन आंखों से सबको देखते हुए, मैंने अपना घर जोड़ा था प्यार से, आज दीवारें नहीं रिश्ते गिर रहे हैं। जो कच्चा कमरा मिला है उसमें भी अगर मोहब्बत हो तो वो महल से बड़ा लगता है। पर अफसोस, अब किसी को घर नहीं, सिर्फ हिस्सा चाहिए। अब से कोई हमें छोटा ना कहे। हम अपने घर की ईंट खुद जोड़ेंगे, और जब हमारी हवेली बनेगी तब देखेंगे किसे किसका अफसोस होगा। अब ये हिस्सा हमारा है, कोई पार न कर सके। धीरज और पार्वती मंदिर की मूर्ति तक ले जाते हैं। सुरेश खामोशी से पंखा उतारता है और लेकर चला जाता। विजय और सावित्री खिड़की से सब देखते हैं। एक आंसू सावित्री की आंख से टपकता है। चारों दिशाओं से घर में अब खामोशी नहीं, बल्कि दीवारों के पीछे चल रही तकरार की आवाजें आ रही हैं। राम प्रताप आंखें बंद, आंखों से आंसू टपकते हुए बुदबुदाते हैं। हे भगवान, मैंने अपनी पूरी उम्र एकता और प्यार में लगा दी। खेत बांटे तो जलन, घर बांटा तो दीवारें खींच ली गईं। क्या मेरे बेटे अब भाई नहीं रहे? राम प्रसाद मन ही मन अपने विचारों में खोया हुआ था। उधर उसके बेटे अपनी अपनी चालें चल रहे थे। हर कोई अपने स्वार्थ में डूबा हुआ था। राजू और शिल्पा का कमरा। लगता नहीं था पिताजी बराबर का हिस्सा देंगे, इसलिए जो मिला उतना लेकर ही काम चलाना होगा। शिल्पा, खेत तो हाथ से गया, अब इस घर को हाथ से नहीं जाने देंगे। आप ठीक कह रहे हो। चलो मैं खाना बना देती हूँ, खा लो, और हो सके तो शहर में कोई नौकरी देख लो। हाँ शिल्पा, अब शहर की ओर ही जाना पड़ेगा, बस एक मौका और मिल जाए। धीरज और भाग्यवती का कमरा। चलो, बंटवारे के नाम पर मंदिर तो ले आया, अब पूजा भी अपनी, खाना भी अलग। अच्छा ही है, अब किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं। आपके बाबा बराबर का हिस्सा देंगे, ऐसा लगता तो नहीं। जो चुपके से मिला है वही अपना समझो और जी लो। कल मैं अपने हिस्से का खेत भी ले लूंगा। 6 खेत हैं, अगर एक एक देंगे तो 2 खेत बचते हैं। मुझे लगता है बाबा 2 खेत विजय और सुरेश को देना चाहते हैं। इधर सुरेश चुपचाप सोचते हुए, विजय तो हमेशा सबका प्यारा रहा है, सब कुछ उसी को क्यों? कभी खेत, कभी घर, कभी सम्मान। क्या हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं? विजय और सावित्री। सावित्री, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी सब मुझे दोष दे रहे हैं। तुमने नहीं मांगा, लेकिन सबको लगता है तुम्हें सब कुछ मिला है। चाहे तो बांट सकते हैं, पर कोई बांटने को तैयार ही नहीं। शायद पिताजी को समझाना होगा, हम भाई हैं, दुश्मन नहीं, पर सब भूल चुके हैं ये बात। दोपहर का ठहरा हुआ पल, राम प्रसाद चौकी पर बैठे बैठे बीते दिनों को याद कर रहे हैं। उनकी निगाहें बुझी हुई हैं
होठों पर बस एक दबी सी टीस। हे भगवान, क्या यही दिन देखने बाकी था? खेत बांट दिए, घर बांट दिया, अब क्या दिल भी बांटना पड़ेगा? अचानक वे सीने पर हाथ रखते हैं। दर्द तेज होता है, दिल का दौरा। वे बूंद बूंद पसीने से भीगते हैं और चौकी से फिसल पड़ते हैं। सावित्री दौड़ती हुई आती है, घबराकर चिल्लाती है, बाबूजी, कोई है? जल्दी आओ। चारों भाई और बहुएं भागकर आंगन में पहुंचते हैं। हड़बड़ाए बेटे गांव के हकीम को बुला लाते हैं। हकीम नब्ज टटोलते हैं, पटका खोलकर दवा पिलाते हैं। दिल का जोर का दौरा पड़ा है, टेंशन ने खा डाला इन्हें। दौलत जमीन से क्या बना लोगे जब बाप ही न रहे? आज कुछ हो जाता तो सारी जायदाद तुम चारों की छाती पर बोझ बन जाती। गांव के लोग भी भीड़ लगा लेते हैं। सही कह रहे हैं हकीम साहब भाई, घर बार का क्या करोगे जब रिश्ते ही मर जाएं? दीवारें ऊंची कर ली पर दिल कितने छोटे कर लिए। राम प्रसाद की धुंधली आंखें खुलती हैं, सांस थमी थमी सी, पर शब्द साफ। जाने दो, जो चाहिए कर लेने दो बेटों को। मैं बंटवारा करके ही मरूंगा, कम से कम झगड़ा तो खत्म होगा। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। अगर हम आपके रहते एक न हो सके तो हमारे जीने का मतलब ही क्या? धीरज फूट फूट कर रो पड़ता है। हमने ही दीवारें खड़ी की थीं, बाबूजी, हम ही गिराएंगे। राजू कांपती आवाज में, लालच में अंधे हो गए थे, बस एक बार फिर से भाई बना दीजिए। घर बांट लिया, दिल बांटना भूल गए, क्या हमें एक मौका और मिलेगा? राम प्रसाद की आंखों में आंसू चमकते हैं, पर होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। मैंने बहुत खेत जोते हैं, मगर आज तुमने मेरे दिल की जमीन जोत दी बेटा। मेरी सबसे बड़ी जायदाद, ये 4 बेटे आज फिर से भाई बन गए। बंटवारा खत्म, बाहें शुरू। दीवारें सिर्फ ईंटों को नहीं, दिलों को भी बांटती हैं। लेकिन जहां भाईचारा हो, वहां हर टूटा कमरा फिर से घर बन सकता है। राम प्रसाद की सबसे बड़ी विरासत न खेत न मकान, बल्कि वे 4 बेटे थे जो आज फिर भाई बनकर एक ही छत के नीचे जीने लगे।